तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा अनुपात और समानुपात का तीसरा क्लास रहने वाला है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोगों का तीसरा क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग जो पिछली वीडियो में सीखे थे उससे आगे की चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्लास है, पहला क्लास नहीं पहला क्वेश्चन, वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए इसको बिना देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अनुपात और समानुपात कैसे बनते हैं, यानी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसी को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। रिवाइज का मतलब उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले टाइप पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ताकि पहले क्लास से आपका जो रिलेशन है वो बना रहे। ऐसा ना लगे कि दूसरे क्लास में आपने कुछ और पढ़ा था, तीसरे में कुछ और पढ़ लिया। ऐसे कनेक्शन बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्लास वाइज क्लास चला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा है 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। तो हमने दूसरी वाली वीडियो में आपको समानुपात बहुत ही अच्छे से समझाया है। उसमें हमने आपको मध्यानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, फार्मूला के साथ कंसेप्ट भी सिखाया है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से सीखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 21, 38, 55 और 106 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि जो नई संख्या बन रही है वो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या है 21, फिर क्या है 38, उसके बाद क्या है 55, फिर क्या है 106। कह रहा है कि इन सब को अगर समानुपात में बताना है, यानी ऐसे बताना है 21 अनुपाते 38 समानुपाते 55 अनुपाते 106। अगर इन सबको ऐसे अनुपात यानी समानुपात में बताना है तो इन सभी में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि ये समानुपात में हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर आप जानते हो कि ये जो समानुपात का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। और ये जो अनुपात है इसका मतलब बटा होता है। यानी ये हो गया आपका 21/38। 21/38 समानुपात का मतलब होता है बराबर। फिर क्या हो गया आपका 55/106। अब ऐसे सवालों को ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा ही बेहतरीन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे सवालों का एकदम बेहतरीन विकल्प मतलब कि हो सकते हैं। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है आपका 2, यानी इन सभी में से अगर 2 को घटा दें, इन सभी में से क्या कर दे, 2 को ऐसे घटा दे तो क्या जो रिजल्ट मिलेगा वो आपस में बराबर होगा। तो इसके लिए 2 को घटाते हैं। जैसे 21 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। 21 में से अगर क्या जाएगा आपका दो जाएगा तो बचेगा 19। और यहाँ पर 38 में से 2 जाएगा तो बचेगा 36। इधर अगर हम 55 में से 2 को घटा देते हैं तो 53 हो जाएगा। 106 में से 2 जाएगा तो 104 हो जाएगा। तो क्या ये आपस में बराबर हैं, तो देखिए यहाँ 19 और 36 है, यहाँ पर 53 104, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है पहला आपका ऑप्शन सही नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हम चेक किए वो आपका गलत निकला। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर 21 है, फिर यहाँ पर है 38। इसमें से 4 घटाते हैं और इसमें से भी, क्योंकि कहा है सवाल में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। और इधर है 55, इसमें से भी 4 को घटाते हैं और यहाँ पर भी 106 में से 4 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे 21 में से 4 जाएगा, 17 बचेगा आपका। और 38 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 34। और इधर 55 में से 4 जाएगा तो बचेगा 51। 106 में से 4 जाएगा तो बचेगा 102। तो आप जानते हो 17 एकम 17, 17 दूना के 34, 51 एकम 51, 51 दूना के 102। इसका मतलब ये है कि इसका जो अनुपात आया वो आया 1/2 बराबर 1/2, यानी इसका अनुपात बराबर आ रहा है 1/2 बराबर 1/2। तो कौन से विकल्प से आया, तो आपने देखा ये आपका
ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 4 को घटाने पर प्रत्येक में से जो संख्याएं आपका बचेंगी क्या 17 34, यानी अगर हम इसमें से 4 को घटा दें, इसमें से भी 4 को घटा दें, सब में से क्या कर दे 4 को घटा दे, तो संख्या क्या बनेगा, ये बनेगा 17, ये हो जाएगा 34, फिर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा 51 अनुपात 102। ये जो नई संख्या बनेगी ये आपका समानुपात में बनेगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो क्या घटाएंगे आप 4 को घटाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे सवालों में आपको ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा बेहतरीन लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या घटाना है, तो यक्स मान के हल करते हैं, सवाल बहुत लंबा चला जाता है। तो ऐसे में आपको यक्स मान के नहीं हल करना है, ऑप्शन से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और जिन साथियों को ये वीडियो पहली बार मिल रही है या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको हम बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी, यूपीएसआई या यूपीपी ग्रुप डी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका गणित कमज़ोर है और आप शुरुआती मतलब कि एस्पिरेंट हैं जो कि चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करें और बढ़िया से अपने जीवन को आगे बिताएं, तो उसमें मैथ अगर आपकी बाधा बन रही है, यानी गणित आपका कमज़ोर है, आपको गणित नहीं समझ में आता, तो हम आपके लिए एकदम बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं या लेकर आ भी रहे हैं। एकदम शुरू से मैथ आपको सिखा रहे हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं लगातार, उनको पता है कि हम नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक की क्लासेस एकदम सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं, एकदम फाउंडेशन लेवल का, और यूट्यूब पर एकदम ये फ्री है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत है या फिर ये पेड बैच है, नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप शुरुआती मैथ में हैं और आपको मैथ थोड़ा सा बझा रहा है या आपको मैथ डरा रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं, एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी गैपिंग आपको मिलेगी, नहीं, पूरा का पूरा हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाए हैं, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक का रूल हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे होता क्या है कि जो भी वीडियो हम आगे की लेकर जाते हैं उन तक सटीक जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिएगा जो नए नए एस्पिरेंट हैं और वो आपके साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर इरेज। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए 2 1 5 3 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी। यानी अगर हमको यहाँ पर 2 1 5 और 3 अगर इनको समानुपात में प्राप्त करना है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, यानी सब में क्या जोड़ा जाएगा, वही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर चूंकि समानुपात का मतलब बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 2/1 बराबर 5/3। ठीक है, 2/1 बराबर क्या लिख देते हैं, 5/3। अब इसमें क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि हमारा क्या हो जाए, ये आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे सवाल ऑप्शन से एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहला जो ऑप्शन है वो दिया है 3, तो सभी में क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं। जैसे अगर हम इसमें 3 को जोड़ें तो 2 + 3, यहाँ 1 + 3 हो जाएगा, ये पहले ऑप्शन से कर रहे हैं।
5 + 3, यहाँ 3 + 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 5 और 3 8, और 3 3 6। तो क्या ये बराबर है? आप कहोगे नहीं सर, ये बराबर नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर भिन्न है ही नहीं। दूसरा देख लेते हैं 4 को। जैसे 2 है और 1 है, तो इसमें 4 जोड़ देते हैं, इसमें भी 4 जोड़ देते हैं। ये आपका 5 है, 4 जोड़ेंगे, 3 है, 4 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 और 4 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ 5 4 9, 4 3 7। क्या ये बराबर है? ये भी बराबर आपका नहीं है। अब क्या करना है, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2/1 पहले से है, तो यहाँ पर 2 + 2, और यहाँ पर 5/3 है, तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी। 2 2 ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। क्या ये बराबर है? तो नहीं, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, यानी पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो कौन सा बराबर होगा? जाहिर सी बात है चौथा होगा। चौथा को ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चौथा बराबर होगा कि नहीं। हालांकि आप चौथा को टिक करके आगे बढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है चौथा हो भी करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो +1 कर देते हैं, 1 + 1 कर देते हैं, और यहाँ पर 5/3 है, तो 5 + 1, और यहाँ पर 3 + 1, यानी सभी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, और 1 1 हो जाएगा 2। ऊपर से यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 3 और 1 4। अगर हम इसको काट दें 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, देखिए 3/2 यहाँ पर भी आया, 3/2 यहाँ पर भी आया। इसका मतलब ये है कि इन सभी में अगर हम एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो ये सभी समानुपात में बन जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, धैर्य से पढ़िए और सीखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? लिखा है 5 13 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपका 5, फिर लिखा है 13, उसके बाद यहाँ पर 22 है, फिर क्या लिखा है 47। तो अगर हम डायरेक्ट इसको, चूंकि अब हम सीख चुके हैं कि बार बार इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमको दोनों का अनुपात लिखना है, यानी 5/13 लिखना है, फिर बराबर करना है 22/47 के। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है, क्या जोड़ें कि जो प्राप्त संख्या है वो समानुपात में है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। तो पहला है आपका 2, तो 2 इसमें जोड़ देते हैं, 2 इसमें जोड़ देते हैं। पहला अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। जैसे ही 2 जोड़ेंगे तब 5 और 2 हो जाएगा 7, और 13 और 2 हो जाएगा आपका 15, फिर बराबर। अब 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, और 47 और 2 कितना हो जाएगा 49। क्या ये कटेंगे? नहीं, इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/13, इसमें 4 जोड़ देते हैं, इसमें भी 4, बराबर क्या है आपका 22/47, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, इसमें भी 4। तो देखिए 5 4 9, 13 4 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 और 4 हो जाएगा 26, 47 4 हो जाएगा 51। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो ये आपस में बराबर होंगे। 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52, नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है? सही उत्तर नहीं है। जब ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही उत्तर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा? अगला ऑप्शन तलाशते हैं। अगला ऑप्शन क्या है आपका? 3 है। तो यहाँ पर देखिए 5/13 है, उसके बाद इसमें 3 जोड़ना है, यहाँ पर भी 3 जोड़ना है, और अगला है 22/47, 22 में 3 जोड़ेंगे, 47 में भी 3 जोड़ेंगे। तो देखिए 5 और 3 हो जाएगा 8, और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16।
और यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, 22 और 3 और 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं 8 एकम में 8, 8 दूना 16 और 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी 1/2 बराबर 1/2। तो कौन से ऑप्शन से आपका ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों आ रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। यानी इन सभी में अगर हम 3 को जोड़ दें, इन सभी में अगर हम 3 को जोड़ दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो समानुपात में होंगी। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और ये सवाल पसंद भी आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके बुक में हैं, अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो अगर हैं, या कभी भी आपको सामने दिखेंगे, तो अब आप इन सवालों से डरोगे नहीं, आराम से ऑप्शन से सॉल्व कर ले जाओगे। जो पहले लोग यक्स मानकर हल करते थे, क्योंकि जब हम लोग छोटी कक्षाओं में होते हैं तो वहाँ पर अक्सर एक्स वाई जेड मानकर ही हल किया जाता है, तो सवाल तो वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल उठा दिया, यहाँ पर भी हम वही एक्स वाई जेड लगाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे जो कि ज़्यादा ही बेहतरीन रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिए। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल क्वेश्चन रहने वाला है। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 12 अनुपाते यक्स अनुपाते समानुपाते 6 अनुपाते 14 में यक्स का मान क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताएं, आप गेस करिए ये वीडियो दिन में बन रही है कि रात में, और रात में भी बन रही है तो कितना बज रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस टाइम कितना हो रहा है, 12:26 हो रहा है। मतलब रात के 12 बज रहे हैं जब हम ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि दिन में आज टाइम नहीं मिला था। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, 12 अनुपाते यक्स समानुपाते है 6 फिर अनुपाते है आपका 14। ठीक है, ये सवाल है और इसमें यक्स की वैल्यू हमसे क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि टीचर स्ट्रगल नहीं करते बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर भी स्ट्रगल करते हैं। जैसे हम अभी 12 बज रहे हैं लेकिन हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि दिन में समय नहीं मिलेगा तो हम रात में ही बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आप रात रात भर जाग के पढ़ते हैं तो टीचर भी आपके लिए रात रात भर जाग कर आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, ताकि आपका जो पेपर जाए वो स्मूथ जाए, यानी आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का भी क्या होता है, एक स्ट्रगल होता है, जैसे आपका स्ट्रगल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, यक्स की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको यक्स की वैल्यू पता करना है। तो यक्स की वैल्यू कैसे पता करते हैं, आपको बताया गया है दूसरी वाली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। वहाँ से कम आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में अगर हम देखें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो चुटकियों में सॉल्व होते हैं, बस उसका कंसेप्ट नहीं पता रहता। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमने आपको बताया था दूसरी वाली क्लास में कि अगर समानुपात है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाता है किसके, अंतः पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 12 गुणित 14 बराबर अंतः पदों के गुणनफल यानी यक्स गुणित 6। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, अब 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी यक्स की वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यदि 1000 रुपये को ए बी में 3:2 में विभक्त कर दें तो ए का मान क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपया है, इसको 2 भागों में बांटना है।
एक ए को देना है, एक बी को देना है, लेकिन उनका जो अनुपात है वो है 3:2। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आते हैं अब से टाइप चेंज हो गया है। टाइप चेंज होने का मतलब अब ये बंटवारा वाले प्रश्न है, यानी मतलब बांट बांट कर हम लोग चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है पहले ही समझा देते हैं आपको, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 100 रुपये। और 100 रुपये को वो 2 भागों में बांट देता है। अब जो पहला भाग है उसका अनुपात 3 और जो दूसरा भाग है उसका अनुपात कितना कर दें? यहाँ पर 7 कर दें। उसका अनुपात कितना कर दें? 7। यानी वो 2 भागों में डिवाइड करता है जिनका अनुपात 3:7 है। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना ये होता है कि पूछ लेता है कि पहले वाले भाग को कितना रुपया मिला, दूसरे वाले भाग को कितना रुपया मिला। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो आप कि 100 रुपये एक व्यक्ति कमाता है और उस 100 रुपये को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग वो अपने पुत्र को देता है, एक भाग वो अपने पुत्री को देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुत्र और पुत्री को दिया उनका अनुपात कितना रुपया दिया ये नहीं देता, अनुपात दे देता है। क्यों? क्योंकि अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो अनुपात देता है। तो जब अनुपात देता है, जैसे यहाँ पर दिया है 3:7 में विभाजित करके देता है, तो बताइए रुपए में कितना देगा? तो रुपए में अगर हम पहले भाग को निकालते हैं, यानी फर्स्ट भाग निकालते हैं, तो पहले भाग का अनुपात यानी पहला भाग, पहले भाग का क्या निकालते हैं? पहले भाग। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत समझने में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको समझने में गलती कर देते हैं। और जब हम पार्टनरशिप पढ़ाएंगे यानी साझेदारी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पहले पार्टनर को कितना लाभ प्राप्त हुआ, कितना हानि हुआ, हालांकि उसमें हानि लाभ दोनों चलता है, लगभग लाभ ज़्यादा चलता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तब, अभी फ़िलहाल इस पर चर्चा करते हैं। तो अगर पहले वाले को देखा जाए कि पहले वाले को कितना मिला, तो पहले भाग का अनुपात बटा कुल अनुपात का योग, या ऐसे लिख देते हैं कुल अनुपात, ब्रैकेट में लिख देते हैं योग। यानी आप कुल अनुपात लिखोगे मतलब क्या करोगे? आप अनुपात का योग लिखोगे, गुणते कुल धनराशि, कुल धनराशि यानी कितना धनराशि शुरू में वो कमा रहा है, या शुरू में कितनी धनराशि थी जिसको बांटा जा रहा है। तो देखिए, अगर पहले वाले का पूछे तो पहले भाग का अनुपात लिख देते हैं बटे कुल अनुपात, मतलब इनका योग, गुणते कुल धनराशि। अगर यहीं सेकंड का हो जाए तो सेकंड का हो जाए तो पहले की जगह क्या हो जाएगा? दूसरे भाग का अनुपात, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यानी अगर पहले का पूछेगा तो पहले भाग का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणते धनराशि। दूसरे का पूछ लेगा तो यही चेंजेस कर देंगे, पहले की जगह क्या लिख देंगे? दूसरे भाग का अनुपात बटा कुल अनुपात गुणते धनराशि। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। जैसे इसमें पहला भाग है 3, ठीक है, तो पहला भाग क्या है? 3 है, अनुपात में 3 है, और कुल अनुपातों का योग यानी 3 और 7 का योग लिख देंगे। तो 3 + 7 गुणते कुल धनराशि कितना है? 100 रुपया है, तो 100 लिख दिए। तो ये हो जाएगा 3 और 3 और 7 10 गुणते क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, तो पहला भाग मिल गया 30 रुपया। अनुपात में 3 था लेकिन रुपए में निकाल दिए, कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। ऐसे ही अगर दूसरा भाग निकालें, ये तो पहला भाग निकला है, अगर हम दूसरा भाग निकालें तो दूसरा अनुपात क्या है आपका? 7 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 7 बटा कुल अनुपात कितना है? 3 + 7, 3 + 7 और गुणते क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा 10 गुणते 100। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 7 का 10 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 70 रुपये। यानी पहले वाले को मिला 30 रुपया और दूसरे वाले को मिला 70 रुपया।
तो ये आपका कंसेप्ट था, अभी हम सवाल आपका नहीं बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं कि आगे अगर ऐसी सवालें मिलेंगी तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। अब इस कंसेप्ट की मदद से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज, और इसके बाद हम लोग ये जो सवाल लिखा हुआ है आपका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, 100 की जगह यहाँ पर 1000 रुपये है और दो लोगों में बांटना है, ए व बी में। इनका अनुपात जो है वो 3:2 है। तो ए को कितना रुपया मिलेगा? यानी देखिए 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, इसको दो भागों में बांटना है, ए में और बी में। ये ए है और ये बी है। जो ए है उसका और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी 3:2 है। तो हमको ए को कितना मिलेगा ये बताना है, यानी पहले वाले भाग ए को कितना मिलेगा। तो ए का जो भाग होगा उसका अनुपात कितना है? 3 बटे कुल अनुपात मतलब अनुपात का योग। तो 3 प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 2, फिर गुणते कुल धनराशि, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर धनराशि जैसे अभी बताया वो धनराशि 100 रुपये थी, यहाँ पर धनराशि कितना है? 1000 रुपया। तो 1000 कर देंगे तो हो जाएगा 3/5 गुणते 1000। तब 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 मतलब 200। 200 का 3 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। यानी जो ए है उसका जो भाग आया, यानी उसको कितना रुपया मिलेगा 1000 में से? तो 600 रुपया मिलेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए सी लिखा हुआ है 600 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? एकदम सही उत्तर होगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या करा है आपका, 1200 रुपये को 3:4:7:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए। कितने भागों में? 4 भागों में। तो कह रहा है अधिकतम भाग है। अधिकतम भाग का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा वाला हिस्सा कितना है। ठीक है, क्योंकि सभी हिस्से तो बराबर होंगे नहीं। तो देखिए कुल 1200 रुपये है। कितने रुपए हैं? 1200 रुपये हैं। और 1200 रुपये को कितने भागों में बांटा जा रहा है? 4 भागों में। 3:4 अनुपाते 7 अनुपाते 1, यानी 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जब ये 4 भागों में डिवाइड किया गया, यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा का, 1 दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? 1 है। तो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा भाग। अधिकतम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा भाग। तो यहाँ पर देखिए 3:4:7:1 में सबसे बड़ा कौन है? 7 है। इसका मतलब यही वाला भाग हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, क्योंकि जो पूछा जाता है उसका अनुपात बटा कुल अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग 3 और 4, 7 7 14, 14 1 कितना हो जाएगा? 15। फिर गुणते धनराशि, धनराशि कितना है? 120 नहीं 1200 है। तो यहाँ पर 15 अट्ठे क्या हो जाएगा? 120, यानी 80 बार में कट जाएगा ये, और 7 8 हो जाएगा 56, यानी 560 रुपया सबसे अधिक भाग आएगा। सबसे अधिक भाग कितना आएगा? 560 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देखिए 560 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लिखा है 6400 रुपये को राजेश और मोहित में 2:3 के अनुपात में बांटना हो, तो राजेश का हिस्सा क्या होगा? यानी दो लोग हैं। कितने लोग? 2 लोग। एक है राजेश और एक है मोहित। ठीक है, अब इनके जो हिस्सा का अनुपात है वो 2:1 क्या है? 3 है। यानी हिस्सेदारी कितना है? 2:3 में। कुल कितना रुपया है इनके पास? कितने रुपए को बांटना है इनमें?
6400 रुपये में। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि राजेश का हिस्सा क्या है। राजेश कहाँ है? यहाँ पर। इसको कितना अनुपात मिलता है? 2 बटा कुल अनुपातों का योग, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 गुणित कुल धनराशि कितना है? 6400 रुपये। तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 8 40, यहाँ पर 0 कर देंगे, यानी 1280 आएगा 5 से काटने पर। तो 2 से गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 2 8 16, 12 दूना 24 और 1 25, यानी 2560 रुपया किसको मिलेगा? राजेश को मिलेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी 2560 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 8वां प्रश्न। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या लिखा हुआ है? 2600 रुपये ए बी तथा सी में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 में बांटे गए हैं। प्रत्येक का हिस्सा बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभी अनुपात हम लोग पढ़ रहे थे एकदम सीधा सीधा, लेकिन अब ये बटा में आ गया। तो जो बटा में आया है, जैसे देखिए 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए का जो अनुपात है वो कितना है? 1/2। बी का कितना है? 1/3। सी का कितना है? 1/4। ये अनुपात बटा में है, तो ऐसे अनुपात को सबसे पहले साधारण अनुपात में बदल लिया जाता है। कैसे बदला जाता है? इन सभी का लसा लेकर। तो लसा लेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 12। ठीक है, तो 2 छः हो गया 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, और ये जो बटा है ये लास्ट में हटा देते हैं ऐसे। इनका जो साधारण जो अनुपात आया वो कितना आया? 6/4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब क्या करना है? अब सबका हिस्सा बताना है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। कुल कितना रुपया है? तो कुल रुपया है यहाँ पर, ऐसे कर दें तो 2600 रुपया। कुल कितना रुपया है? 2600 रुपया। अगर हम ए का भाग देखें तो ए का अनुपात जो कि है 6, ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, बटा कुल अनुपातों का योग, तो 6 4 10 और 10 और 3 13, गुणित क्या हो जाएगा? 2600। अब 13 एकम 13, 13 दूना के 26, यानी 200 बार में ये क्या होगा? पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 200 का 6 में गुणा करा देंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। ये ए का आया, तो यानी ए कमा रहा है 1200। अगर हम यही बी का निकालें तो बी का अनुपात जो कि है 4 बटे कुल अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 13, गुणित धनराशि कितना है आपका? 2600। तो 13 दूना के 26, 200 का 4 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 800 रुपया। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल अगर ए का निकाल रहे हैं तो ए का अनुपात बटे सब कुछ वही हो रहा है और काटने पीटने पर 200 आ रहा है। तो अगर हमको सी का निकालना हो तो डायरेक्ट सी का अनुपात गुणित 200 कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर ए का अनुपात गुणित 200, बी का अनुपात गुणित 200, तो सी का अनुपात गुणित क्या कर देंगे? 200 कर देंगे। क्योंकि अगर बटा में 13 गुणित 2600 लिखेंगे, काटेंगे तो 200 ही आएगा। तो बार बार हम वो न करके डायरेक्ट हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमको क्लू मिल जा रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो 200 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। इसका मतलब ये है कि जो ए कमाता है 1200, बी कमाता है 800 और सी कमाता है 600। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 और 8 और 6। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल गया और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा है, दो संख्याएं 1/3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा? तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इनका जो अनुपात है वो 1/3 है। यानी पहली संख्या मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि अगर इनका योगफल मतलब इनको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना हो जाएगा? 240। तो यहाँ पर देख रहे हैं
कि अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 रेशियो प्लस ये हो जाएगा 3 रेशियो। इनको अगर जोड़ दें तो जो कुल योगफल आता है 240 आता है, 240 कर देते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 रेशियो बराबर 240। तो 4 से काट देंगे तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 1 कम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24, यानी 1 रेशियो का मान 60 आया। अगर हमको पहली संख्या पता करनी है तो पहला रेशियो देखना पड़ेगा जो कि है 60। अब कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा संख्या पता करेंगे तभी तो अंतर निकालेंगे। तो 1 रेशियो का मान है 60, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 3 गुणित 60 यानी 180 हो जाएगा। तो अगर हमको इनका अंतर देखना है, तो 180 में से 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। यानी 3 में से हम 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो 180 में से अगर हम 60 को घटा दें तो बचेगा कितना, 120। यानी इनमें जो संख्याओं का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 120 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे कर लेते, जैसे यहाँ पर आपको अगर पता चल गया कि 1 रेशियो का मान कितना है 60 है, तो आप डायरेक्ट 3 में से 1 को घटाते, क्योंकि पहली संख्या 1 है दूसरी 3 है, तो दोनों में का जो अंतर होगा तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 का मान हमसे पूछा जा रहा है, जबकि हमको 1 रेशियो का मान पता है। तो जब 1 रेशियो का मान पता है 60, तो हमको 2 रेशियो का मान बताना है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो 2 रेशियो का है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 2 गुणित 60 कर सकते हैं, 120 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 120, यहाँ से भी 120, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 10वां प्रश्न। देखिए, इसको आप लोग पढ़िए, तब तक हम यहाँ मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं 3:5 में, ठीक है, तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, यानी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका जो अनुपात है 3:5 है, और इनका अगर गुणा किया गया आपस में तो 2160 प्राप्त होता है। तो बताइए इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अनुपात देख लेते हैं। अनुपात क्या है, 3:5, ठीक है। ये मान लेते हैं पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अगर इनका देखा जाए गुणनफल कितना है आपका 2160, यानी अगर हम देखें 3 रेशियो गुणित 5 रेशियो। आप कहोगे सर आप 3 रेशियो 5 रेशियो क्यों लिख रहे हो। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 3 रेशियो की है, दूसरी 5 का है, जो कि दिया भी है 3:5, मतलब 3:5। तो यहाँ पर पहला का अनुपात मतलब पहली संख्या का गुणा गुणते दूसरी संख्या का गुणा, यानी 3 रेशियो, और अगर 5 रेशियो का हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो रिजल्ट मिलता है 2160। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, और आर आर मतलब रेशियो है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2160, 15 से काट देते हैं तो 15 एक कम 15, 6 बचेगा, और 15 चौका 60, और फिर 15 चौका 60, यानी रेशियो का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144। तो अगर हम रेशियो निकालें तो 144 इधर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाता है, तो 144 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर रेशियो नहीं है, एक छुपा रहता है, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 12 आ गया, क्योंकि 144 12 का वर्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक रेशियो का मान आपको पता चल गया, तो यहाँ पर देखना है दोनों में से छोटा कौन है, छोटा अनुपात कौन है, 3 वाला है, क्योंकि 5 तो बड़ा है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या यहाँ पर 3 है, यानी एक रेशियो का मान पता चल गया, तो 3 रेशियो का मान बताना है हमको। तो एक रेशियो का मान 12 है, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणित 12, यानी ये हो जाएगा 36। यानी जो छोटी संख्या है उसकी जो वैल्यू है वो 36 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 36, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। 11वां, इसको हम लोग मिटा देंगे।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या करा है आपका, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 15:16 है। यदि वहाँ लड़कों की कुल संख्या 450 है तब कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक आपका विद्यालय है, स्कूल है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, लड़के और लड़कियां हैं, इनका अनुपात है 15:16, 15:16। ठीक है, अगर हम देखें लड़कों की संख्या 450 है, इसका मतलब लड़के आपका रेशियो में 15 हैं, संख्या में 450 है, यानी 15 रेशियो का मान दिया है। कितना दिया है, संख्या में 450, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 15 एक कम 15, 15 तिया 45, यानी एक रेशियो का मान हो जाएगा 30। ठीक है, हमको क्या चाहिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों का अगर हम संख्या निकालेंगे तो उससे पहले उनके रेशियो का योग निकाल लेते हैं, यानी कुल विद्यार्थी रेशियो में कितने होंगे, तो रेशियो में होंगे 15, 15 आर यानी 15 रेशियो प्लस 16 रेशियो, यानी कुल मिलाजुलाकर 31 रेशियो की वैल्यू हमसे पूछी जा रही। कुल विद्यार्थियों का योग मतलब क्या हो गया, अगर हम अनुपात में इनका योग निकालें तो कितना आ गया, 31 अनुपात आ गया। ठीक है, यानी 31 रेशियो। आपको पता है एक रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 31 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 31 गुणित्ते यहाँ पर 30, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, यानी 31 रेशियो की वैल्यू 930 है। मतलब उस स्कूल में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपका 930 है। अनुपात में 31 रेशियो है, लेकिन हमसे अनुपात नहीं पूछा था, हमसे संख्या पूछा था, तो संख्या क्या है 930, और यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 930 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, किसी धन को दो भागों में बांटा गया है जिनका अनुपात 9:8 है। यदि पहला भाग 378 है तो दूसरा भाग बताइए। यानी धन है दो भागों में डिवाइडेड है, कितने भागों में, दो भागों में, और इनके बीच का जो अनुपात है वो 9:8 है। यानी पहला भाग का अनुपात 9 है तो दूसरे का कितना है, 8 है। अगर पहला भाग 378 है, पहला भाग रेशियो में कितना है, 9R, यानी 9 रेशियो है। अब 9 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 378, 378, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 378/9, तो 9 चौक 36 और 9 दूना 18, यानी एक रेशियो की वैल्यू जो है वो 42 है। एक रेशियो की वैल्यू कितना है, 42। हमसे क्या पूछ रहा था, दूसरा भाग, दूसरा भाग कितना है, 8 रेशियो, तो एक रेशियो का मान अगर 42 है तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणित्ते 42, तो 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 1 कितना हो जाएगा, 32 और 1 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 336। ठीक है, यानी 336 दूसरा वाला भाग होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए 336 है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया हमारे साथ और समझा भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां प्रश्न देख लीजिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का जो अनुपात है 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कारखाने में दो ही आपके वर्ग के लोग हैं, एक है स्त्री यानी फीमेल और एक है पुरुष यानी मेल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनका अनुपात देखें तो 3:5 है। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तभी तो पुरुषों का रेशियो 5 वाला आया और स्त्रियों का रेशियो 3 का आया। ठीक है, कह रहा है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, जाहिर सी बात है पुरुष की संख्या ज़्यादा है तो स्त्री की संख्या कम होगी। अगर कह रहा है कि जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों से कितना कम है,
40 कम है, तो बताइए कुल कितने कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो में कमी निकालने लगे, संख्या में तो 40 है लेकिन रेशियो में कितना होगा, तो पुरुष 5 है महिला 3 है, इसका मतलब 2 रेशियो की कमी है। यानी अगर इस महिला को भी, यानी महिला कर्मचारियों को भी 2 आपका रेशियो दे दिया जाता, ऐसे समझिए कि पुरुष 5 हैं और महिलाएं 3 ही हैं। अगर 2 महिलाएं और आ जाती काम करने के लिए, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या आपस में बराबर हो जाती। इसका मतलब ये है कि 2 महिला कम है, यानी 2 रेशियो कम है, इनका कम है, तो एक्चुअल में कितना कम है, वो 40 के कम बराबर है। ठीक है, यानी 2 रेशियो की जो वैल्यू जो कमी आ रही है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है, 40 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू पता कर दीजिए। तो 2 रेशियो का वैल्यू 40 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40/2 काटेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, यानी 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 20 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कर्मचारियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या, तो अगर हम देखें तो 3 आपकी महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, तो कुल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। यानी 8 रेशियो की वैल्यू हमको अगर पता चल जाए तो हम लोग कुल कर्मचारियों की संख्या पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रेशियो में इनका योग कितना है, 8 है। 1 रेशियो की वैल्यू आपको पता है कितना है, 20 है। तो 8 रेशियो की वैल्यू यानी कर्मचारियों की कुल संख्या 8 गुणित 20, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। 160 कर्मचारी हैं आपके, कितने कर्मचारी हैं, 160 कर्मचारी हैं उस कारखाने में काम करने वाले, जिनमें से पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 7:6:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या 180 है तब बच्चों की संख्या बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7:6:5 है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये है पुरुष, ये है स्त्री और ये है बच्चे। तो स्त्रियों की संख्या का आपका मान दिया है 180, तो यानी 6 स्त्रियों का अगर रेशियो निकालें तो 6 रेशियो है, और 6 रेशियो का एक्चुअल में जो मान दिया है वो कितना दिया है, 180 दिया है। आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो 6 रेशियो का मान कितना हो गया, 180। तो 1 रेशियो का मान बता दीजिए, तो हो जाएगा 30। यानी 6 से आपको 180 को काटना पड़ेगा, 6 × 18, 30 बार में कट जाएगा। हमको क्या बताना है, बच्चों की संख्या। तो बच्चों का रेशियो कितना है, 5 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू पता कर लीजिए। तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 गुणित 30, मतलब कि 150, यानी 5×3 = 15 होता है। तो यानी जो बच्चों की संख्या थी वो 150 थी, कितना था, 150, यानी 150। ठीक है, इसमें देखिए हम कुछ भी नहीं किए, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट अनुपात से लगा दे रहे हैं। जैसे कहा था कि स्त्रियों की संख्या 180, तो स्त्रियों का अनुपात 6 था, तो 6 रेशियो, आर का मतलब रेशियो, बराबर 180। तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया, 30। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 5×3 = 15, मतलब 150 हो जाएगा। यही हमको पता करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 150 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो 15वां प्रश्न, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है एक धनराशि ABCD के बीच 7:6:3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि B को C से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो D का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A है, B है, C है और D है, 4 लोग हैं, 4 अनुपात डिवाइड होता है, कितना है, 7:6:3:5। ठीक है, यानी इनको एक धनराशि ABCD को इस अनुपात में मिलता है, कितना, 7, 6, 3 और 5। तो आप ऐसे समझ लीजिए, A को 7 रुपये मिलते हैं, B को 6,
सी को 3 और डी को कितना मिलता है, 5 मिलता है। ठीक है, अब हमको क्या करा है आगे सवाल में कि बी को सी से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी बी को ज़्यादा मिलते हैं सी से। सही बात है, बी को 6 रुपया मिल रहा है तो सी को कितना मिला है, 3 रुपया। तो बी को सी से कितना ज़्यादा मिला, तो आप कहोगे सर 3 रुपया। 3 रुपया ज़्यादा ही तो है। आप देखो कि सी को अगर 3 रुपया मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 6 रुपया मिलेगा, यानी मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिला बी को, 3 ज़्यादा मिला, यानी 3 रेशियो की वैल्यू, यहाँ पे चूंकि ये रेशियो में है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा मिला, 270 रुपया। रेशियो में तो 3 रेशियो है लेकिन रुपया में कितना है, 270, यानी 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 270। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 3 से 270 को काट देंगे तो 3 नवा 27, यानी 90 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया, 90 हो गया। हमसे क्या पूछा था, डी का हिस्सा, तो डी का रेशियो कितना है, 5। डी का हिस्सा निकालने के लिए डी का रेशियो पता कर लेते हैं, 5 है तो एक रेशियो का मान 90 है, तब 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणित 90, 9 पचे 45, यानी 450। ठीक है, यानी जो डी का हिस्सा है वो कितना है, 450 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए 450 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 16वां। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है तो कार्यालय में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या बता दीजिए। यानी देखिए यहाँ पर कौन काम कर रहा है, पुरुष और महिला दोनों काम कर रहे हैं, यानी पुरुष को पी से, महिला को एम से। ठीक है, इनके बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 4:7 है। इसका मतलब ये है कि पुरुष कम है और महिला ज़्यादा है, ऐसे समझ लीजिए। पुरुष केवल 4 ही हैं, महिला 7 हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है, यानी पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या क्या है, अधिक है। जाहिर सी बात है, पुरुष 4 ठो हैं, महिला 7 ठो हैं। कितना अधिक है, आप कहोगे सर 3 अधिक है। पुरुष से महिलाएं कितनी अधिक है, 3 अधिक है, यानी 7 महिला काम कर रही हैं, 4 पुरुष काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 3 महिला ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, तो 3 ज़्यादा है। और ये 3 ज़्यादा है तो 3 रेशियो में ज़्यादा है, तो संख्या में एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, 330। संख्या में कितना है, 330। तो अगर 3 रेशियो का मान कितना है, 330 है, तो एक रेशियो का मान 330/3। अगर हम देखेंगे तो एक रेशियो का मान 110 हमको मिल रहा है। हमको क्या करना है, हमको कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है। तो अगर हम देखें तो पुरुष 4 हैं और महिला 7 हैं, कुल कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, और ये रेशियो में है। तो 11 रेशियो की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि कारखाने में कुल कितने मतलब लोग काम कर रहे हैं। तो एक रेशियो का मान हमने पता कर लिया, कितना, 110। तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 11 रेशियो का मान हो जाएगा 11 गुणित 110, और 11 के 11 में गुणा करा देंगे, 121, जीरो लगा देंगे तो 1210 हो जाएगा। ये रुपया नहीं, ये लोग हो जाएंगे। यानी उस फैक्ट्री में काम करने वाले कुल लोगों की संख्या 1210 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 1210 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पर 17वां। इसको हम लोग मिटा देते हैं। 17वां देख लीजिए, लिखा है 1250 रुपए को ए, बी व सी में 4:7:14 के अनुपात में बांटा जाता है। बी व ए के भागों के अंतर तथा सी व बी के भागों के अंतर का अनुपात बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत सरल है, ठीक है, आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन हम बताएंगे, चुटकियों में आप सॉल्व कर ले जाओगे। चुटकियों में मतलब विद इन अ सेकेंड में, यानी
आप कुछ ही सेकंड में इसका जवाब दे दोगे। तो यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इनके बीच का अनुपात 4, 7, 14 है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो बी है और ए है उनका अंतर निकालते हैं। आप ये जो 1250 है इसको भूल जाइए, बस ऐसे समझ लीजिए बी और ए के बीच का अंतर कितना आएगा। तो बी ज़्यादा है, ए कम है। कितना कम है? 3 कम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या था, बीच में खांसी आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रेक कर दिया। आपको पता नहीं चलेगा कि हम रोके थे क्लास को। ठीक है। यहाँ पर देखिए बी और ए के अंतर को अगर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? b माइनस ए, क्योंकि b ज़्यादा है तो 7 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। फिर क्या लिखा है? c व b के भागों का अंतर, तो c ज़्यादा है किससे? b से, तो c माइनस b कर देंगे। तो c है 14 और आपका b है 7, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इनके बीच का अनुपात पता करना है, यानी b माइनस ए बटा c माइनस बी हमसे पूछ रहा है। तो आप बता दीजिए कितना आएगा। आप कहोगे सर b माइनस ए का मान 3 है, 3 हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। c माइनस बी का अंतर है 7, 7 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है? आंसर। आप कहोगे सर 1250 का क्या हुआ? 1250 बस ऐसे मुंह ताकता रह गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास तरीका है, तरीका है तो हमने तरीके से लगा दिया। जो जो कह रहा था देखिए सेम टू सेम हमने वही किया है, बस 1250 को नेग्लेक्ट कर दिए। अगर उसको लेकर हल करते तो सबसे पहले ए का हिस्सा निकालते, बी का निकालते, फिर सी का निकालते, फिर बी में से ए को घटाते, फिर सी में से बी को घटाते, जितना आता उनका अनुपात निकालते, फिर उसको काटते, तब जाके ये आता। इससे अच्छा है कि हमने बाईपास ढूंढ लिया और एकदम आराम से निकल लिए। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने लगाया, देखिए हमने ऐसे माना ए को 4 रुपया, बी को 7 रुपया और सी को 14 रुपया। तो देख रहे हैं बी माइनस ए 3 रुपया ज़्यादा है, सी माइनस बी आपका 7 रुपया ज़्यादा है। इनके बीच का अनुपात पूछ रहा था, 3:7 कर दिए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से अनुपात और समानुपात में भी क्वेश्चन आराम से लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3:7। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपाते बी जो है वो 5:2 है और बी अनुपाते जो सी है वो 7:13 है। तो बताइए इसमें ए का भाग कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए वो थोड़ा सा हमसे चालाकी लगा रहा है, लेकिन हम लोग चालाक हैं उससे ज़्यादा। ठीक है। तो हम लोग इससे ज़्यादा चालाकी दिखाएंगे। तो ए अनुपाते बी का मान कितना दिया है? 5:2। फिर आगे लिखा है बी अनुपाते सी का मान, तो बी अनुपाते सी का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर दिया है 7:13। ठीक है, यही दिया है। अब अगर आपको ध्यान से हम देखें, आप 750 को भी भूल जाइए। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? बी। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। क्या दोनों जगह इसकी वैल्यू सेम है? नहीं। यहाँ बी का मान 2, यहाँ बी का मान 7 है। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालते हैं, यानी ए और बी और सी का अनुपात निकालते हैं। तो हमने पहली वीडियो में भी बताया था, दूसरी वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता दे रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, जबकि एक मान कॉमन हो। जैसे यहाँ बी कॉमन है, अक्सर बी ही कॉमन मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अनुपाते बी का मान 5:2। फिर यहाँ लिखेंगे बी, बी के नीचे बी, बी अनुपाते सी का मान, तो बी का मान ये रहा, तो बी का मान यहाँ पर 7 है, तो 7:13 हो जाएगा 13। यहाँ पर बी का मान देखिए बराबर नहीं है, इस बी का मान यहाँ पर आप देख रहे हो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं? बराबर करने के लिए ये जो नीचे 7 है इसका ऊपर गुणा, और जो ऊपर 2 है इसका नीचे गुणा कर देते हैं। तो 7 का 5 में भी गुणा होगा, तो 7×5 हो जाएगा 35, और यहाँ पर 7 दूना हो जाएगा 14, और 13 दूना हो जाएगा यहाँ पर 26। यानी ये हो गया आपका 35:14:26। ठीक है। अब क्या करना है? अब हमको ए की वैल्यू पता करनी है। जब हम लोग ए की वैल्यू पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे? ए का अनुपात कितना है? 35 है, बटा
कुल अनुपातों का योग, तो कुल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? जैसे देखिए 26 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि आप जानते हो, नहीं 50 नहीं 40 हो जाएगा। 6 4 10, 2 1 3 1 4, 40 हो जाएगा। और 40 में 35 को जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। 40 में अगर आप 35 को जोड़ोगे तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70 और 5 75। गुणित क्या हो जाएगा यहाँ पर? धनराशि। हमने शुरू में ही बताया है कैसे लगाया जाता है। जिसका भाग पूछता है उसका अनुपात बटे कुल अनुपातों का योग। जैसे यहाँ पर 35 14 और 26 का योग कितना आएगा? 75 आएगा। गुणित धनराशि, धनराशि कितनी है? 750 है। 750 कर देते हैं। 75 दहा में 750, 10 का 350 में गुणा करा देंगे, मतलब 10 का 35 में गुणा करा देंगे, 350 आ जाएगा। यानी जो ए को मिला है वो मिला है 350 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर 350 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 19वां। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है 300 रुपये की राशि को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात बता दीजिए। ये वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक टाइप के होते हैं। ये आपको बस डराने के लिए आते हैं, दम इनमें कुछ भी नहीं होता। बस थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, अगर आप समझ जाएंगे जो जो सवाल कर रहा है बस आप वैसे वैसे करते चले जाइए, फास्ट तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 300 रुपये की धनराशि है, इनको 3 भागों में डिवाइड करना है इस प्रकार कि Q जो है, Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं P, Q और R। कितने रुपए को बांटना है? 300 रुपये को। ठीक है, जब 300 रुपये को बांटना है तो यहाँ पर कह क्या रहा है? Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। P से कितना अधिक मिलते हैं? Q को, Q को मिलते हैं P से 30 रुपये अधिक। तो Q बराबर क्या हमने लिख दिया? P प्लस 30 लिख दिया। उसके बाद क्या है, कह रहा है R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी R को Q से कितना मिलते हैं? 60 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि उनके हिस्से का अनुपात बता दीजिए। तो अब उनके हिस्से का कैसे अनुपात बताएंगे? अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, P, Q और R, अगर हम P, Q और R को जोड़े तो मान कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए, क्योंकि 300 को ही इनमें डिवाइड किया गया है। तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब हमको पता करना है P का मान कितना होगा, Q का मान कितना होगा, R का मान कितना होगा, तभी तो हम लोग क्या पता कर पाएंगे? इनके हिस्से का अनुपात। तो अगर आप देखो तो Q यहाँ पर है, अगर मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 मान ले, इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, इक्वेशन हम क्यों माने, आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते, ये बस ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Q का मान अगर हम इसमें रख दे 2 में, यानी पहले का मान कहाँ रख दे? 2 में, तो हमको R की वैल्यू P के पदों में पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा मान पता चले। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे R बराबर, अब देखिए Q की जगह पर लिख देते हैं P प्लस 3, तो यहाँ पर P प्लस 3 नहीं 30, और Q की जगह पर हमने लिख दिया P प्लस 30 प्लस 60, प्लस कितना है? 60, क्योंकि R बराबर है Q प्लस 60। तो ये हो गया Q की वैल्यू प्लस 60, तो R का मान P प्लस 90 आ गया। R का मान कितना आ गया? P प्लस 90। तो यहाँ पर P की जगह पर हम P ही रख दें, प्लस Q की जगह पर, समीकरण नंबर 3 पर गौर करिए आप, P की जगह पर P ही रखेंगे क्योंकि P की वैल्यू हमको पता करनी है। Q की जगह पर P का मान रख देंगे, क्यों? क्योंकि Q की जगह पर अगर हम देखें तो P प्लस 3 है, तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P प्लस 30, फिर प्लस R की जगह पर क्या लिख सकते हैं? P प्लस 90, P प्लस 90 लिख दीजिए, बराबर कितने के? 300 के। अब यहाँ पर P मतलब 3 ठो P है, प्लस 30 और 90 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, बराबर 300। अब 120 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये घटेगा, तो घटा देंगे तो 3P बराबर क्या हो जाएगा? 300 माइनस 120,
तो 3p बराबर हो जाएगा 180। 3 से अगर काट दें तो p बराबर 3 × 18। p की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। जैसे ही p का मान पता चल गया, आधा ज़्यादा सवाल हमारा हल हो चुका। अब यहाँ पर क्या करना है? अब आपको पता करना है सबसे पहले, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है p अनुपाते q अनुपाते r, तो q की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको p का मान तो पता चल गया 60 है, q का मान कितना होगा? तो q का मान पता करने के लिए समीकरण नंबर 1 देखिए, p + 30 है, तो q का मान कितना हो जाएगा? q का मान, p का मान कितना है? 60, तो +30 यानी ये हो जाएगा 190 हो जाएगा। 60 30 कितना हो जाएगा? 90, यानी q का मान आ गया 90। अब r का मान पता करते हैं, तो r का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं, कितना? p + 90, तो r बराबर p का मान है 60, 90, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? r का मान 9 × 6 = 15, मतलब 150 हो जाएगा। ये r की वैल्यू है। अब हमको p का भी मान पता है, q का भी पता है और r का भी पता है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो रखेंगे, यहीं ऊपर रख देते हैं, अगर ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इस तरफ रख देते हैं। तब p का मान कितना है? 60 है, अनुपाते q का मान कितना है? 90 है, अनुपाते r का मान कितना है? 150 है। तो अगर हम 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी अनुपात आया 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 ऑप्शन नंबर बी में है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें धनराशि दी नहीं है, बस अनुपात आपका देखिए, धनराशि हालांकि दी है लेकिन कम ज़्यादा करके दिया है, जैसे यहाँ पर है, तो इसको बराबर करना होता है। तो धनराशि अलग अलग मान निकालकर अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। ये आपको लिखा पढ़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि अभी समझा रहे हैं। अगर ये आप लगाओगे अपने से, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से, तो मुश्किल से मुश्किल आप इन्हीं तीनों में सब कुछ सुलझा दोगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी को टिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको हम लोग मिटा देंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है 117 रुपये को ए बी और सी में 1:2, 1:3, 1:2 नहीं 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 में विभाजित कर दिया गया, तो किसको ज़्यादा लाभ होगा? 4 ऑप्शन है आपके, लिखा है केवल ए को, केवल बी को, केवल सी को, या बी व सी दोनों को, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि यहाँ पर देखिए उससे गलती हुई है, उसको 117 रुपये बांटना था। कितने रुपए? 117 रुपये। कितना सही बांटना था? 3 भागों में बांटना था, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4, इसमें उसको बांटना था, लेकिन गलती हो गई। गलती हो गई, उसने क्या किया कि इसको गलतीवश, ये जो लिखा है ये गलत वाला है, गलतीवश क्या कर दिया? 2:3:4 में बांट दिया, ठीक है। यानी ये जो ऊपर का 1 है उसको हटा दिया, तो किसको ज़्यादा लाभ होगा? तो सबसे पहले आप निकालोगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले आप ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा निकालोगे। तो अगर हम इसको साधारण अनुपात में बदलें तो इन सब का लसा ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। इन सब का लसा कितना आ जाएगा? 12। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, लसा 12 आ गया। अब क्या करना है? 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बेरियाँ जाएगा, उसके बाद 3 चौक 12, फिर 4 तिहाई 12, और नीचे का बटा हटा देते हैं, ये हो जाएगा 6:4:3। अब ए का हिस्सा निकालते हैं। अभी ये सही वाला निकालने हैं, हमें गलत वाला नहीं निकालने हैं। अगर ए का हिस्सा निकालें तो हमने बताया था ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग, 6 4 10 3 13 हो जाएगा, गुणते
17, तो 13 नवैया 117, तो 9 छक कितना हो जाएगा, 9 छक हो जाएगा 54। ठीक है, 6 9 54 हो जाएगा। तो ए को मिला 54 रुपया। अगर हम बी को देखें तो बी का हिस्सा 4 है, गुणते 9 कर देंगे क्योंकि 13/17 मतलब 13 का 13 से 117 हर बार कटेगा, 9 ही आएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखेंगे, योग लिखेंगे तो योग 13 आएगा, गुणते 117 काटेंगे तो 9 ही आएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी का हिस्सा 3 गुणते क्या हो जाएगा 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। यानी पहले वाले को मिल रहा है 54, दूसरे को 36 और तीसरे को 27। अब गलती वाला निकालते हैं, गलती हुई ना, त्रुटि बस निकालते हैं। 2:3:4 है, तो इसमें ए का हिस्सा निकालते हैं। तो ए का अनुपात कितना है 2, बटे अनुपातों का योग 2 3 5 5 4 कितना हो जाएगा 9, गुणित कितना हो जाएगा 117। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 9 त्रिक 27, यानी 13 आया। 13 दूना कितना हो जाएगा 26। अगर b का अनुपात निकालें तो b का मान 3 है, गुणित ये 13 इसमें भी आएगा, तो 13 हो जाएगा, 13 3 कितना हो जाएगा 39। और अगर हम c का मान निकालें तो c का मान कैसे निकालोगे। अच्छा, ये जो बार बार हम 9 और 9 लिख रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा है ना। समझना देखिए बस इतना है कि यहाँ 13 गुणित 117 लिखेंगे, यहाँ पर भी बटा 13 गुणित 117 लिखेंगे, काटेंगे 9 ही आएगा। तो ऐसा बार बार क्यों करें जबकि वही संख्या आ रही है, हमको पता भी है। तो यहाँ पर हम 9 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर बटे अगर हम 9 गुणित 117 करें तो 9 से 117 काटेंगे तो 13 ही आएगा, इसलिए हम 13 यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा ना सोचिए कि हम यहाँ पर कहाँ से वैल्यू लेकर आए, यहीं से सब कुछ हो रहा है। अब देखिए सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 4 गुणित 13, 13 चौका कितना हो जाएगा 52। तो ऐसे समझ लीजिए, पहले जहाँ ए को 54 रुपया मिलता था, अब ए को 26 रुपया मिल रहा है, तो क्या ए को फायदा हुआ, नहीं। जब ए को फायदा नहीं हुआ तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लिखा है केवल ए को, गलत हो गया। दूसरा, बी को जहाँ 36 मिलता था अब 39 मिलता है, इसका मतलब बी को फायदा हुआ है 3 रुपए का। पहले उसको 36 रुपये मिलता था, अब 39 रुपये मिलता है, मतलब बी फायदे में है। सी का देख लेते हैं, सी जहाँ पहले 27 रुपया प्राप्त करता था अब वो 52 प्राप्त करता है, यानी लगभग दुगुना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी को भी फायदा है, क्योंकि बी 39 रुपया प्राप्त कर रहा है, पहले 36 करता था। सी पहले 27 प्राप्त करता था, अब डायरेक्ट 52 कर दे रहा है, लगभग दुगुना। यानी बी और सी दोनों को फायदा है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, सॉरी डी देखिए, बी तथा सी को, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बार बार मुंह से बी निकलता चला जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले क्लास में, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चौथा क्लास। इसका कुल लगभग 6 या 5 क्लास रहने वाला है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और एसएससी जीडी में आप फोड़ दोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, हमको पता है। मैथ आपका एकदम स्ट्रांग करवा देंगे। मैथ के बाद अगर प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाने के बाद अगर समय मिलेगा तो हिंदी भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, समय के अनुसार देखते हैं, अगर समय मिल जाएगा तो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, इसको समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। ठीक है।